हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट के बारे में। ये दोनों रेट्स जो हैं वो पार्ट हैं एलएएफ के, जैसे कि हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जैसा कि इसका नाम है, इसका यूज़ किया जाता है आरबीआई द्वारा लिक्विडिटी को एडजस्ट करने में कंट्री में। यानी लिक्विडिटी अगर ज़्यादा है तो एब्जॉर्ब किया जाता है, जो भी ज़्यादा मतलब लिक्विडिटी है उसे, या फिर अगर लिक्विडिटी कम है तो एडिशनल लिक्विडिटी इंजेक्ट किया जाता है। रिपो की मदद से जनरली लिक्विडिटी इंजेक्ट किया जाता है, और रिवर्स रिपो की मदद से जो भी ज़्यादा लिक्विडिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये दोनों रेट्स जो है ना, ये अगर आप आरबीआई का वेबसाइट देखें तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको पॉलिसी रेट्स दिखाई देते हैं। तो टोटल 4 पॉलिसी रेट्स आरबीआई पब्लिश करता है: रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, एमएसएफ जैसे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं, एंड इसके बाद बैंक रेट। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 2 पे फोकस करने वाले हैं, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट, जो कि एलएएफ के पार्ट हैं। एमएसएफ अलग है और बैंक रेट अलग है, तो उसमें हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। अभी सबसे पहले जो रिपो का कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के हेल्प से। सपोज़ 2 लोग हैं, एक मैं और एक आप। मेरा काम ये है कि मैं लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता हूँ और लोगों को लोन देता हूँ। डिपॉजिट्स जो हैं अलग अलग तरह के आते हैं। कुछ जो हैं टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं, और उनमें एक कमिटमेंट होता है कि मैं इतने दिन तक पैसा नहीं विड्रॉ करूँगा। और कुछ जो डिपॉजिट्स हैं वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। उसमें लोग जब भी आएँ मुझे पैसा उन्हें दे देना पड़ेगा। मैं करता क्या हूँ कि जो भी पैसा मेरे पास आता है उसका यूज़ मैं करता हूँ लोगों को लोन देने के लिए। अब लोन जो है उनका एक ड्यूरेशन होता है, जैसे हो सकता है कि कुछ लोन्स जो हैं शॉर्ट टर्म हो, कुछ लोन्स जो हैं लॉन्ग टर्म हो, 1 साल 5 साल। लेकिन डिपॉजिट्स जो हैं, चूँकि मैं पूरा का पूरा डिपॉजिट यूज़ करता हूँ, टाइम डिपॉजिट भी और डिमांड डिपॉजिट भी, मतलब मेरे दोनों ही टाइप्स की लाइबिलिटीज़ जो है ना, टाइम लाइबिलिटीज़ एंड डिमांड लाइबिलिटीज़, दोनों ही लाइबिलिटीज़ को यूज़ करके और मैं एसेट्स क्रिएट करता हूँ खुद के लिए। ओके, जो भी मैं लोन देता हूँ दूसरों को उसे एसेट के तौर पे ट्रीट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ पे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि इम्बैलेंस नहीं क्रिएट हो। अब इम्बैलेंस कैसे नहीं क्रिएट होगा? अगर डिपॉजिट्स जो हैं, मैं एकदम श्योर हूँ कि डिपॉजिट्स मुझे इतने आने वाले हैं और लोग इसमें से विड्रॉ नहीं करेंगे, तो मैं उसमें से आराम से लोन दे सकता हूँ दूसरों को, और उनकी मैच्योरिटी जो है वो डिसाइड कर सकता हूँ उन एसेट्स की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग जब भी चाहें, पर्टिकुलरली जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स वाले हैं, शॉर्ट टर्म मतलब लाइबिलिटी वाले लोग हैं, मतलब जिन्होंने डिमांड डिपॉजिट कर रखा है, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि वो कभी भी आते हैं और अपना पैसा निकाल ले जाते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि उन डिपॉजिट्स के बेसिस पे मैंने जो भी दूसरों को लोन दे रखा है, यानी कमिटमेंट दे रखा है, मैंने ऑलरेडी एसेट क्रिएट कर रखा है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अब वो डिपॉजिट्स अगर विड्रॉ हो जाएंगे तो मैं तो दौड़ के जिसे लोन दिया था उसके पास तो जाऊंगा नहीं कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो एक काम करो, इस लोन को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ऐसा तो मैं करूँगा नहीं, मुझे तो मेरा कमिटमेंट पूरा करना है ना। तो उस कमिटमेंट को कैसे पूरा किया जाए? सपोज़ मेरे पास डिपॉजिट्स आए, मैंने लोन दिया और लोगों ने कुछ डिपॉजिट्स निकाल लिए और मेरे पास पैसे की अचानक कमी आ जाती है, और फिर नेक्स्ट डे डिपॉजिट्स मेरे पास आएंगे, तो फिर मतलब मेरा काम जो है जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। यानी ये जो पैसे की कमी है वो शॉर्ट टर्म है, क्योंकि डिपॉजिट्स मेरे फ्लक्चुएट होते रह रहे हैं। ओके, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, और उन डिपॉजिट्स के बेसिस पे मैं एसेट्स क्रिएट करता हूँ। तो मैं अपने एसेट्स की मैच्योरिटी जो है ना वो स्ट्रक्चर नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से या एक प्रेडिक्टेबल मैनर में, बिकॉज मेरे डिपॉजिट्स प्रेडिक्टेबल नहीं है। मेरे डिपॉजिट्स में जो फ्लक्चुएशंस जो होते हैं, मतलब जो विड्रॉल होता है या एडिशनल डिपॉजिट्स मुझे मिलते हैं, वो एक प्रेडिक्टेबल मैनर में नहीं होके अनप्रेडिक्टेबल मैनर में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एसेट्स प्रेडिक्टेबल मैनर में मैच्योरिटी नहीं डिसाइड कर पाता। तो ये इम्बैलेंस जो है ना, इसके चलते मुझे लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती रहती है। और लिक्विडिटी प्रॉब्लम अगर होगी, यानी पैसे की कमी होगी, तो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए मुझे दौड़ के जाना पड़ेगा किसके पास? आपके पास। अब आप क्या काम करते हैं कि आप लोन देते हैं। लोन देते हैं कैसे? तो आपने 2-3 कंडीशंस ऑलरेडी वहाँ पे आपने सेट करके रखा है। पहला कि मेरे पास जो लोन लेने आएगा, यानी आपके पास जो लोन लेने आएगा वो सिक्योरिटीज़ लेके आएगा, यानी कोलेट्रल लेके आएगा।
अब कोलेट्रल में आपने कहा है कि गवर्नमेंट डेटेड बॉन्ड्स लेके आओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जब भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम अराइज होता है, पैसे की कमी अराइज होती है, तो मैं आपके पास जाता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए। तो आप मेरे से अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज़ लेते हैं। आप कहते हैं कि तुम मुझे इन सिक्योरिटीज़ को बेच दो, यानी लीगल टाइटल जो है मुझे ट्रांसफ़र कर दो, बेच दो मुझे, और जो भी उनका प्राइस होता है, प्रिवेलिंग जो भी मार्केट प्राइस है, उस प्राइस पे तुम मुझे बेच दो, और जितना भी रेपो पीरियड है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद तुम फिर मुझसे ख़रीद लेना उन्हें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एग्री कर लेता हूँ, मान जाता हूँ कि ठीक है, और हम लोग फाइनली एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जैसे कि हम लोग रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं। रीपर्चेज मतलब मैं सेलर हूँ, मतलब मैं सिक्योरिटीज़ लेके गया हूँ, आपको सेल करता हूँ, आप मुझे पैसा देते हैं, और मैं इस बात पे भी अपनी सहमति जताता हूँ कि मैं 1 दिन या 2 दिन बाद उन सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लूँगा आपसे। ओके, तो रीपर्चेज चूँकि कर लूँगा, तो इसलिए इस एग्रीमेंट को रीपर्चेज कहते हैं, और रीपर्चेज को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं रीपो। ओके, तो इस तरह से एग्रीमेंट कर लिया, और रीपो पीरियड जब भी, मतलब जिस भी स्पेसिफिक डेट हम लोगों ने डिसाइड किया है, उस दिन मैं फिर से उन सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेता हूँ, और वो जो फ्यूचर प्राइस है, जो भी फ्यूचर रेट हम लोगों ने डिसाइड किया है, वो रेट डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, आपको तो उसमें थोड़ा सा तो बेनिफिट चाहिए, आप चूँकि लोन ले रहे हैं, तो आप जो भी एडिशनल उसमें इंक्रीमेंट करके उस रेट को डिसाइड करते हैं, आप कह सकते हैं कि वो रेपो रेट है। अब रेपो रेट जो है उसमें 2-4 चीज़ें हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कूपन रेट, यील्ड, बॉन्ड्स जो कि इन्वॉल्व है ना। हालांकि अल्टीमेटली होता यही है कि जो भी रेपो रेट होता है, एक एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिसाइड कर रखा है, और जितने भी ड्यूरेशन तक के लिए आपने मुझे पैसा दिया था, उस एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए अप्लाई करते हैं, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बन रहा होता है, आप उस पैसे पे जो कि आपने मुझे दिया है, आप उस पैसे को कलेक्ट कर लेते हैं, और वो वो कलेक्शन आप देखेंगे तो वो होता है रेपो रेट के बेसिस पे। अभी हम लोग करते क्या है कि इस चीज़ को मेरी जगह पे बैंक को रख देते हैं, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, और आपकी जगह पे आरबीआई को रख देते हैं। यानी बैंक्स के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है तो जाते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई से पैसे लेते हैं, और आरबीआई को सिक्योरिटीज़ मतलब सेल करते हैं, पैसे लेते हैं, और फिर रीपर्चेज जो भी मतलब फ्यूचर डेट डिसाइड होता है और प्राइस डिसाइड होता है, उस फ्यूचर डेट को, उस प्राइस पे वो लोग सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेज कर लेते हैं, और रीपर्चेज करने के बाद उस अमाउंट पे जो भी एडिशनल उन्हें पेमेंट करना पड़ता है, ओके, उसे आप रेपो रेट कहते हैं। तो होपफुली रेपो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम लोग समझते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट पिछला वाला एग्जांपल, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन जो है ना वो इनिशिएट किया जाता है जो भी मतलब सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई, उसके द्वारा। आरबीआई करता क्या है कि उसमें सिक्योरिटीज़ को सेल करना स्टार्ट करता है, ताकि जो भी बैंक्स के पास एडिशनल रिजर्व्स या पैसा पड़ा हुआ है वो क्या हो, आरबीआई के पास चला जाए। ओके, तो एडिशनल लिक्विडिटी जो है ना वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है उसे आरबीआई द्वारा, और ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स रेपो रेट। यानी बैंक्स जो है उन्हें पेमेंट मिलता है, उस पर वो लोग इंटरेस्ट अर्न करते हैं, और वो इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होता है रिवर्स रेपो रेट के। ओके, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार मैं समराइज़ कर दूँ, रेपो रेट जो है वो एडिशनल पेमेंट है जो कि बैंक्स करते हैं जब भी सिक्योरिटीज़ सेल करते हैं वो, और रीपर्चेज करते समय जब वो पेमेंट करते हैं मतलब आरबीआई को, तो जो भी एडिशनल एक तरह से इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो कैलकुलेट किया जाता है रेपो रेट के बेसिस पे। रेपो रेट एनुअल इंटरेस्ट है, मतलब एनुअलाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसे डिवाइड कर लिया जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना रेपो, तो पूरे 365 दिन के लिए तो आरबीआई कलेक्ट करेगा नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जितने भी दिन का रेपो पीरियड है उसके हिसाब से एडजस्ट करने के बाद फ्यूचर प्राइस डिसाइड किया जाता है बॉन्ड का, और उस दिन जो बैंक है उसे परचेज़ कर लेता है, और परचेज़ करने के बाद आरबीआई को इंटरेस्ट पेमेंट करता है। एंड रिवर्स रेपो में आरबीआई सेल करता है और बैंक्स को इंटरेस्ट पेमेंट करता है, जैसे कि हम लोग रिवर्स रेपो रेट मतलब वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है ना वो रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे होता है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा मेरे को पता है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, हालांकि मैंने ट्राई किया है सिंप्लीफाई करने का,
मैंने इसमें सिंप्लीफाई ये भी किया है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम को समझाया जाए। इनफैक्ट लिक्विडिटी वाले पार्ट को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ऑलरेडी, तो मैंने एग्जांपल लिया। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, मैं कोशिश करूँगा उसे आंसर करने का। एंड नई बातें अगर जानने को मिली तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।